लोग शुरू करने लगे हैं लुईस का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसकी 1952 में लुईस ने लिया था। ठीक है, और इसके एजम्पशंस जो हैं वो कुछ यूँ हैं। ठीक है, द कंट्री इज़ अंडर डेवलप्ड एंड हैज़ टू सेक्टर्स, नेमली सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड द कैपिटलिस्ट सेक्टर। सब्सिस्टेंस सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है, सब्सिस्टेंस का मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये है कि वो जो कि हैंड वेज इतनी मिलती है कि जैसे तैसे गुजारा करने वाली, ठीक है, या हैंड टू माउथ वाली लाइफ, ठीक है, बिल्कुल मामूली सी। ठीक है, कैपिटलिस्ट सेक्टर यानी कि उसके अंदर कैपिटल का अच्छा खासा इस्तेमाल है। ठीक है, सब्सिस्टेंस सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव है, यानी कि वो लेबर का इस्तेमाल बहुत करता है। ठीक है, पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है और लो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, वेयर एज कैपिटलिस्ट सेक्टर जो है ये इम्प्लाई करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ये जो है प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है नेचर के अंदर, और प्लांटेशन और माइनिंग सेक्टर को भी इंक्लूड करता है अपने साथ, यानी कि ये लेबर को हायर करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि इनसे लेबर को हायर करके वो जो है वो प्रोडक्शन अपनी करता है, और लेबर का उसके अंदर एक शेयर होता है। ठीक है, सरप्लस लेबर इज़ इन सब्सिस्टेंस सेक्टर, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेबर है वो होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ये याद रखिएगा, ये कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर। ठीक है, सब्सिस्टेंस वेज इज़ लेस देन द कैपिटलिस्ट वेज, यानी कि वेज जो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगी वो कम होगी वेज जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलेगी या कैपिटलिस्ट से मिलेगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक एट अ पर्टिकुलर वेज, यानी कि लेबर की सप्लाई और डिमांड, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई वाला अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये रही वेज, मेरी लेबर की सप्लाई है, तो दिस इज़ नोन एज द परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ये है आपका लेबर सप्लाई, यानी कि वेज अपनी जगह फिक्स्ड है और इस वेज पे आपकी लेबर की सप्लाई बढ़ रही है, चाहे लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो कि कम हो, वेज फिक्स्ड है। ठीक है, द कैपिटलिस्ट सेक्टर इन्वेस्ट ऑल ऑफ इट्स सेविंग फॉर द फर्दर एक्सपेंशन। ठीक है, वेयर एज सब्सिस्टेंस वेज स्क्वेंडर अवे देयर सेविंग। स्क्वेंडर का मतलब ये है कि ज़ाया कर देना या फजूल खर्च कर देना। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर कैपिटलिस्ट सेक्टर इज़ ग्रेटर देन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन सब्सिस्टेंस सेक्टर। ठीक है, अब हम इस थ्योरी का बाकायदा तौर पे जो है वो ये मैंने ग्राफ बनाया था। ठीक है, कि लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक, वेज कांस्टेंट है, लेबर चाहे जितना बढ़े चाहे जितना कम हो, वेज अपनी जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अब ये मॉडल बेसिकली या ये थ्योरी कहती क्या है, ये किस तरीके से प्रपोज करती है कि इकोनॉमी को किस तरीके से काम करना चाहिए। तो चलिए मैं इसको कहानी के तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। तो कहानी शुरू कुछ यूँ हो रही है कि सब्सिस्टेंस सेक्टर से, सब्सिस्टेंस सेक्टर ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है वाला। चलिए मैं इसको एग्रीकल्चर सेक्टर ही कह रही हूँ। ठीक है, आसानी रहेगी आपके लिए समझने के लिए और कुछ मेरे बोलने के लिए भी। ठीक है, तो मैं एक सब्सिस्टेंस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर से बोलूँगी, और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो कैपिटलिस्ट सेक्टर है। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, यानी कि कहानी शुरू होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, एल ऑन एक्स एक्सिस, थोड़ा फिट कर दूँ यहाँ पे। ठीक, एंड यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अगर आप लोगों को लेबर मार्केट की जो वेजेस साइड है उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट पता हो तो वो होता है वेज इज इक्वल्स टू MPL। सही, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर
जो है वो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट्स के बारे में वाकफियत हो तो वो कुछ ऐसा बनता है, यानी कि एक हद तक बढ़ता है, फिर वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्लाइन। ये मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर लेबर की सप्लाई, जो कि हमने पहले देखी थी कि वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, मैं इसको यहाँ हाइलाइटर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। आई थिंक विजिबल हो गई है, ठीक है। बेसिकली इट्स दी, इसको कुछ जगहों पे जो इसको वेज लाइन भी कहा जाता है, सब्सिस्टेंस वेज रेट भी कहा जाता है, ठीक है, या लेबर की सप्लाई भी कहा जाता है। तो आप देखिए, एक स्ट्रेट लाइन थी, हम पहले भी देख के आ रहे हैं कि वेज जो हमारा लेबर सप्लाई है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यानी कि एक सिंगल वेज को तो इसको हम वेज की लाइन भी कह सकते हैं, वेज लाइन कह लें या लेबर की सप्लाई लाइन कह लें, बात वही है, ठीक है। तो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे लेबर सप्लाई और लेबर और वेजेस बराबर हो रही हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर का सेक्टर, और ये लेबर इंटेंसिव है, यानी कि लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल करके गुड की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो पॉइंट 1 तो नहीं, पॉइंट 2 पे वो अपनी प्रोडक्शन लेके जाएगा, यानी कि वो L बार यूनिट्स ऑफ लेबर जो है उसको एम्प्लॉय करेगा और अपनी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब L बार तो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया सबसिस्टेंस सेक्टर के अंदर, अभी भी एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ लेबर जो है या अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब वो लेबर जो है वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और हमने अभी पहले अजम्पशंस में देखा है कि वेजेस ऑफ सब्सिस्टेंस इज़ लेस देन द वेजेस इन कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये जो गैप होता है, ये जो वेज रेट का डिफरेंशियल बन रहा है यहाँ पे, ये शो क्या कर रहा होता है, जो वेज रेट का डिफरेंशियल है ये बेसिकली बता क्या रहा होता है, या ये शो क्या कर रहा है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस शो कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली shows या indicate, ठीक है, the cost of living between the both sectors, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर होगी। तब तक हमने क्या देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये 0 L बार लेबर तक जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा भी तो लेबर है, वो कहाँ जाएगा, अब वो मूव करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर की साइड, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जो मैं आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर शो करने लगी हूँ वो होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अच्छा, एक चीज़ फिर क्लियर कर दूँ, ग्राफ्स आप लोग हमेशा पेंसिल से या कलर पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही होती हूँ ताकि ये वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए, विजिबल हो जाए, ठीक है। ये रहा MPL इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। ये है MPL और ये ला लेबर, यहाँ पे मैं साथ में हेड डाल देती हूँ इसका, कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो गई। ये जो ग्राफ है अब ये हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का वेज जो है वो मैंने पहले बताया कि वो जो है सब्सिस्टेंस वेज रेट से ज़्यादा है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के वेज रेट से ज़्यादा है। तो ये तो मैंने निशान लगा दिया सब्सिस्टेंस का, और ये बना दिया मैंने इंडस्ट्रियल का। तो यहाँ पे आ गया वेज ऑफ इंडस्ट्रियल, यानी कि WI,
और वेज ऑफ ए यानी कि एग्रीकल्चर का। अब एब्रीविएशंस आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, बस नोटेशन बना के नीचे यानी साइड पे जो है लिख लीजिएगा कि ये जो है ये इंडस्ट्रियल का वेज रेट है और ये एग्रीकल्चर का वेज रेट। तो हम सब एग्रीकल्चर की तो बात नहीं कर रहे, हम इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको पहले ही वाले में बताया था कि W = MPL जो है वो एक ऑप्टिमल कंडीशन कहलाती है फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे रही हूँ इसको B, ठीक है। अब ये B वाला लेबर मैं इसको L स्टार का नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो 0 to L स्टार जो है वो एम्प्लॉय हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोडक्शन हुई, ठीक है। मैं थोड़ी सी बुलेट पॉइंट्स बना के लिख रही हूँ, ठीक है। मैं इसको अगले पेज पे ले चलती हूँ, अगले पेज पे फिर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि अजम्पशंस में हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सेवर भी है, वो सेविंग करता है और जितना वो सेव करता है वो सारा का सारा री इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो इन अजम्पशंस को पहले ही बताने की ज़रूरत ही इसलिए आप की जाती है ताकि बाद में थ्योरी को समझने में इतना ख़ास प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ठीक है, ये आ गया MPL और ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इंडस्ट्रियल सेक्टर कह लें, कैपिटलिस्ट सेक्टर कह लें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ये वही सेक्टर है जिनके अंदर कैपिटल जो है वो रिलेटिवली अबंडेंट वे में यूज़ होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी बनाया था, ये हो गई आपके पास इंडस्ट्रियल की वेज रेट और ये मैं अब बनाने जो लगी हूँ इसको हाईलाइट भी तो करने की ज़रूरत है ना, थोड़ा सा मैंने ये आ गया आपके पास इंडस्ट्रियल की वेज रेट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल वाली को अब शो कर रही हूँ, मैंने आपको पहले वाले ग्राफ के अंदर दोनों वेजेस का डिफरेंस बता दिया, ठीक है। L स्टार, ठीक है। थोड़ा सा तो नीचे करूँ ताकि मैं बुलेट पॉइंट्स बना सकूँ, ठीक है, और आपको वो शो हो जाए। तो सबसे पहला अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 L स्टार इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी भी बहुत सारा लेबर जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। पहले एम्प्लॉयमेंट होती है, फिर प्रोडक्शन हुई, ठीक है। प्रोडक्शन सेल हुई, रेवेन्यू आया, प्रॉफिट आया। प्रॉफिट को सेव कर लेता है क्योंकि हमने ये देखा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वो तो सेविंग करता ही नहीं, वो फजूल खर्ची कर देता है, ठीक है। तो अब वो जो प्रॉफिट है वो सारा सेव अपने पास रखता है, करता है, और वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो वापस अपने ही इंडस्ट्रीज़ के अंदर फिर लगा देता है। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर री इन्वेस्ट 100%, यानी कि ऑल ऑफ इट्स प्रॉफिट इन इट्स इंडस्ट्री। स्पेलिंग मेरी क्या होता है मुझे, प्रॉफिट इन इट्स इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि अब उसने जब अपनी इंडस्ट्री के अंदर जब वापस सब कुछ किया तो जाहिर सी बात है उसका टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी बड़ा होगा, बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग आई होगी, ठीक है। क्योंकि वो एक जो उसने
किया होगा वो बेसिकली थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को एडवांस करने का किया होगा, ठीक है। जब टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आगे शिफ्ट हुआ तो एमपीएल भी आगे शिफ्ट होता है। उम्मीद करती हूँ माइक्रो का ये थोड़ा बहुत बेसिक का अंदाज़ा क्लियर होगा आप लोगों को। तो देखो पैरेलल शिफ्ट होता है, ठीक है। अब जब ये आगे शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, अब इस नए एमपीएल पे काम करेगा, ठीक है। ठीक है, पॉइंट ए नाम दे रही हूँ, इसको पॉइंट बी नाम दे रही हूँ। अब पहले जो एल स्टार था वो L1 हो गया, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस चल रहा था ये 0L1 की एम्प्लॉयमेंट हो गई, यानी कि ये जो L1 से एल स्टार से L1 यानी कि इतना जो है अब एक नया लेबर एम्प्लॉय किया गया इतनी अमाउंट का, और उससे को एम्प्लॉय इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सही। फिर वही चीज़ एम्प्लॉयमेंट हो गई, पहले प्रोडक्शन होगी, फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर रेवेन्यू के अखराजात और सब निकालने के बाद प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट को फिर से जो है वो 100% री इन्वेस्ट कर लेगा। प्रॉफिट इज अगेन री इन्वेस्टेड। अब फिर री इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर क्या ग्राफ होगा, फिर एमपीएल आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है बिल्कुल चलता रहेगा जब तक जितना मार्केट के अंदर एक्सेसिव लेबर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए, ठीक है। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि आपने ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये बिल्कुल फुल स्टॉप ना हो जाए, या तो आपका लेबर ना ख़त्म हो जाए या ये बिल्कुल फुल स्टॉप ना हो जाए, ठीक है। मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ यहाँ पे। यानी प्रोसेस जो मैंने आपको तरीके का दिखाया है, ये 0L1 हो गया, फिर ये B से C पे गया, L2 हो गया, फिर ये L2 से प्रोडक्शन होगी, फिर रेवेन्यू अर्न होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट वापस इन्वेस्ट होगा, फिर PPL आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर C से पॉइंट D पे चले जाएंगे। वेज रेट सेम रहेगी, वेज रेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो अपनी वेज की कॉस्ट को चेंज नहीं करेंगे, अपने प्रॉफिट जितना है उसको पकड़ के फिर से री इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो वेज रेट के नीचे वाला जितना एमपीएल वाला एरिया होगा ये कहलाएगा उसका वेज की कॉस्ट, फिर जो ये पूरा ऊपर का कर्वेचर होगा ये पूरी फर्म का क्या होगा, प्रॉफिट। क्योंकि कॉस्ट वो क्या कर रहा होगा, इसके अंदर हम सिर्फ लेबर को अज्यूम कर रहे हैं और इसके अलावा छोटे मोटे और कोई खर्चे हुए तो बस ये वेज कॉस्ट और ये बाकी सारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये पूरा का प्रोसेस जो है चलता रहेगा तब तक जब तक ये लेबर पूरा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। या फिर आपका 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस को रुकावट लगा सकते हैं, तो मैं वो 3 फैक्टर्स आपको लिख के भी दिखाऊँ और आपको मैं वो एक्सप्लेन भी करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, समझने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। तो व्हाट आर दोस 3 फैक्टर्स या एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स which can cause an end to this process, ठीक है। यानी कि बिल्कुल प्रोसेस चलता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले, क्योंकि लेबर को हमने क्या अज्यूम किया है, लेबर की जो सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है वेज रेट से, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट should be greater than population growth rate, ठीक है। मुझे पता है तकरीबन लोगों को ये बात समझ में आई है,
वो अंदाज़ा है थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कुछ कोशिश करती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा क्या होता है कि वो उतना ही ज़्यादा, जितना प्रोडक्ट होगा उतना ही आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, उतना ही फर्म जो है वो रेवेन्यू और जनरेट करेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर, और वो उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू को री इन्वेस्ट करेगी, उतने ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर ये प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ रेट फॉर एग्जांपल 6% हो और पॉपुलेशन जो है 5% हो, तो ये जब तक ये जो नई ग्रोथ आई, जब तक ये लेबर सप्लाई की तरफ आएगी, लोग तो ऑलरेडी इतने प्रोडक्टिव हैं ना कि वो इस प्रोसेस को रोक देंगे, या जब तक ये वाली जो नई पॉपुलेशन है ये इस एज तक पहुंचेगी कि ये वो जॉब करे और वो इंडस्ट्री में काम करे, तब तक क्या पता वो लेबर सप्लाई को रोक के ये मॉडल ख़त्म कर चुके हैं, रोक चुके हैं। प्रोडक्टिविटी का उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इससे अच्छी एग्जांपल मुझे नहीं समझ में आई आपको देने के लिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर ने टेक्नोलॉजी चेंज कर ली, वो मोर कैपिटल इंटेंसिव की टेक्नोलॉजी ले है, तो इफ इंडस्ट्रियल सेक्टर buys more capital intensive टेक्नोलॉजी, यानी कि अब जो लेबर पहले जो एक कैपिटल के ऊपर 3 लेबर काम कर रहे थे, अब एक कैपिटल के ऊपर एक लेबर काम कर रहा होगा, तो इतने सारे जो लेबर हैं वो फिर आउट हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेस लेबर, हाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है, एक्सेस लेबर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर अपनी इस तरीके से काम करे जिस तरीके से कि इंडस्ट्री का हम शो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका 3 बार ही प्रोडक्ट अपनी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने से लेबर सप्लाई ख़त्म कर सकता है। क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो अच्छी खासी लेबर को एब्जॉर्ब कर सकता है अगर वो कर सके तो, यानी कि अगर उनके पास टेक्नोलॉजी जो है कुछ ज़्यादा ही कैपिटल इंटेंसिव ना हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई और कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को दूर करना ही मेरा मेन मसला है। मैं मशगले पे निकली हूँ इसलिए, ठीक है। प्लीज़ कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। ये कन्फ्यूजन को जब तक हल नहीं किया जाएगा इस काम, ये तब तक दिल के अंदर बैठी रहेगी और आप लोग कुछ नई चीज़ सीख ही नहीं सकेंगे। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ हो, ज़रूर पूछिएगा।